नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। विश्व पृथ्वी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है पोस्ट। जहां सीएम योगी ने विश्व पृथ्वी दिवस की दी है शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित सभी लोगों को दी है शुभकामनाएं। जहां ये धरती माता को स्वच्छ रखने के लिए संकल्पित हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जब विश्व पृथ्वी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित सभी लोगों को दी हैं उन्होंने शुभकामनाएं, जिसमें उन्होंने कहा ये धरती माता को स्वच्छ रखने के लिए संकल्पित हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन है आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। जो दोपहर 3:45 पर सहकारिता भवन में होगा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो डॉक्टर BR अंबेडकर सम्मान सभा का आज आयोजन है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। जब दोपहर 3:45 पर सहकारिता भवन में कार्यक्रम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन है आज, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। जो दोपहर 3:45 पर सहकारिता भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन है आज, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे सहकारिता भवन में आयोजित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आज आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, अभी बीते दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। उसी के संबंध में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया जा रहा है। जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो दोपहर 3:45 पर सहकारिता भवन में आयोजित किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान सभा में आयोजित एक कार्यक्रम जो होने वाला है उसमें शामिल होने वाले हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? खबर लखनऊ से है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन है आज। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जहां दोपहर 3:45 पर सहकारिता भवन में आयोजित होगा। और इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से आज भीमराव अंबेडकर को लेकर एक सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम होने जा रहा है और उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उसमें शामिल होने वाले हैं, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके लेकर लगातार 30 अप्रैल तक जो जन्मोत्सव का वो है वो कार्यक्रम चलता है। उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सहकारिता भवन में आज कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहाँ पर वो लोगों को सम्मानित करेंगे। और जो बात करें तो जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हों, चाहे आपके SC वर्ग के जो लोग हैं, जो सरकारी निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको लगातार जिस तरीके से महाकुंभ में जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं को पूरी तरीके से संभव किया था, उसी को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी को लेकर ब्रजेश पाठक आज उनको सम्मान करेंगे। जी राहुल, कितने लोगों को इस दौरान सम्मानित किया जाएगा? देखिए, ये तो अभी पूरी तरीके से अभी जो वहाँ पे कार्यक्रम जो लिस्ट है वो अभी नहीं आ पाई है। और जैसे ही आती है, मिनिमम जो लोग थे वहाँ, जो अनुमानित जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तो 200 से 300 लोगों को सम्मानित करने की अनुमति वो है मिल रही है। जी, तो ये जो सम्मानित किए जा रहे हैं, क्या इनके लिए कोई सेलेक्टिव सूची बनाई गई थी या फिर जो जिन्होंने सिर्फ कुंभ में काम किया था सिर्फ उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाएगा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में जिन लोगों ने काम किया था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नाम लोगों ने
जो बात करें तो लोग हैं एसटी वर्ग के जिन्होंने विदेशों में नाम किया उत्तर प्रदेश का, उन लोगों को भी नाम इसमें लिस्ट में रखा गया, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा, जिन्होंने बताया कि लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो दोपहर 3:45 पर सहकारिता भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसको लेकर ये भी बता दें कि इस दौरान उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो सफाई कर्मचारी है और जिन्होंने महाकुंभ में अपनी भूमिका निभाई थी। और अब अगली बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। आज लगभग 12 बजे ताराजी रिजॉर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, जब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में लेंगे भाग। जब सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग होगी बैठक, जो विकासशील व निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। आज लगभग 12 बजे ताराजी रिजॉर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, जो भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में लेंगे भाग। और सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग होगी ये बैठक, जो विकासशील व निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो दोपहर 1:30 बजे आयोजित होगी, जहां पार्टी कार्यालय पर होगी अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो दोपहर 1:30 बजे आयोजित की जाएगी, जहां पर पार्टी कार्यालय पर होगी अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो समाजवादी पार्टी ने कल बुलाई है एक अहम बैठक, जो समाजवादी पार्टी युव जनसभा की होगी बैठक, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बुलाई है बैठक, जिसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बैठक बुलाई है, जिसमें हर बूथ पर तैयारी को लेकर होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जो समाजवादी पार्टी ने कल बुलाई है एक अहम बैठक, जिसमें समाजवादी पार्टी युव जनसभा की होगी एक बैठक, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई है, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित होगी ये बैठक, जो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें हर बूथ पर तैयारी को लेकर बातचीत की जाएगी। और अब राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, जिसमें डीके ठाकुर एडीजी मेरठ से एसएसएफ भेजे गए हैं, जब भानु भास्कर बने हैं एडीजी मेरठ जोन, और उसी के साथ संजीव गुप्ता को मिली है प्रयागराज जोन की कमान। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बता दें आपको, यहाँ यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जहां पे डीके ठाकुर एडीजी मेरठ से एसएसएफ भेजे गए, जब भानु भास्कर बने हैं नए एडीजी मेरठ जोन। वहीं उसी के साथ संजीव गुप्ता को मिली है प्रयागराज जोन की कमान। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां आधी रात नौकरशाही में हुई है हलचल, जहां लखनऊ में 33 आईएएस अधिकारियों का हुआ है तबादला। जामिद गुप्ता बने हैं प्रमुख सचिव परिवहन विभाग और मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं कौशल राज शर्मा। वैसे राजलिंगम बनाए गए हैं वाराणसी मंडलायुक्त और सत्येन कुमार बने हैं वाराणसी जिलाधिकारी, और उसी के साथ प्रेरणा शर्मा बनी है सूडा की निदेशक, और अभिषेक पांडे जिलाधिकारी हापुड़ बनाए गए। कुमार मीणा एमडीए के उपाध्यक्ष बने हैं और मुख्य विकास अधिकारी, जहां पर गोरखपुर बने हैं शाश्वत त्रिपाठी और नवनीत सिंह चहल बने हैं विशेष सचिव मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर
आधी रात नौकरशाही में हलचल हुई है, जहां लखनऊ में 33 आईएएस अधिकारियों का हुआ है तबादला, जिसमें अमित गुप्ता बने हैं प्रमुख सचिव परिवहन विभाग और मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं कौशल राज शर्मा, और उसी के साथ एस राजलिंगम बनाए गए हैं वाराणसी मंडलायुक्त, और सत्येंद्र कुमार बने हैं वाराणसी जिलाधिकारी, और प्रेरणा शर्मा बनी है सूडा की निदेशक। उसी के साथ अभिषेक पांडे जिलाधिकारी हापुड़ बनाए गए और कुमार मीणा एमडीए के उपाध्यक्ष बने हैं। मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर बने हैं शाश्वत त्रिपुरारी, और नवनीत सिंह चहल बने हैं विशेष सचिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है, जहां आधी रात नौकरशाही में हलचल हुई है, जिसमें 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से आधी रात नौकरशाही में जो हलचल हुई देखने को मिली है, जिसमें 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखो, रात को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जो वहाँ के मंत्री हैं, अगर हम बात करते हैं प्रदेश सरकार के सूचना निर्देशक सिंह ने जो आईएएस अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण किया है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो स्थानांतरण किए गए 11 जिसमें जिलाधिकारी हैं, जिनके कार्यकाल पे जो अच्छे कार्यकाल के हैं उनके स्थानांतरण किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों को सचेत कर दिया है, जहाँ पे अगर कोई कमियां मिलती हैं तो उनको दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाए, तो उसी को देखते हुए जो जहाँ अच्छे अधिकारी थे उनको आप दूसरी जगह जिलाधिकारियों को शिफ्ट किया गया। अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी, आजमगढ़, हापुड़, बरेली, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, झांसी, कुशीनगर, महोबा, भदोई और संत कबीर नगर सहित 11 जिलाधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री सचिव बनाया गया है। अगर बात की जाए तो वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को वाराणसी का मंडल आयुक्त विशेष सचिव मुख्यमंत्री सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया। हापुड़ के जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को निर्देशक सूडा प्रमुख सचिव स्टेप पंजीकृत बनाया गया। अगर हम बात करते हैं अमित गुप्ता प्रमुख सचिव परिवहन एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बनाया गया है। अगर बात करें मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे को जिलाधिकारी हापुड़ बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर संजय कुमार मीणा को उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मेरठ बनाया गया है। अगर बात करी जाए तो संयुक्त मजिस्ट्रेट अलीगढ़ शाश्वत त्रिपुरारी को मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर बनाया गया है। अगर बात करी जाए तो जिलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार को दो को जिलाधिकारी आजमगढ़ बनाया गया है। जी राहुल, इसमें से इन 33 आईएएस अफसरों में इन 33 आईएएस अफसरों में कौन कौन से ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो मुख्य रूप से रखे गए हैं, जो मतलब बड़े दर्जे पर जिनका तबादला किया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल बात करिए तो जैसे अगर हम बात करते हैं नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह जी जो थे, पहले अलीगढ़ जिलाधिकारी रहे थे, उसको गाजियाबाद जिलाधिकारी रहे, फिर उनके लिए नगर आयुक्त का दर्जा दिया गया था। तो वहीं अब उनके पास विशेष सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा अधिकारी बनाया गया। अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर संयुक्त विकास अधिकारी प्रयागराज गौरव कुमार को नगर आयुक्त निगम लखनऊ बनाया गया। तो इस तरीके से लगातार इनके कार्यकाल जो अच्छे रहे थे अब तक, उनको देखते हुए इनको विशेष सचिव और विशेष ऊर्जा प्राप्ति दी गई। इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं क्या इस दौरान, क्या कुछ अधिकारियों का क्या उनकी सेवा भी निरस्त की गई है, या उनका पद जो बढ़ा हुआ था उनका पद घटाया गया है? कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके पदों में बदलाव करके उनको निचले स्तर का पद दिया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो लगातार कुशीनगर के जो अधिकारी थे, कुशीनगर, झांसी और महोबा, भदोई, जो यहाँ के जो अधिकारी थे, इनको कहीं अभी कार्यकाल नहीं सौंपा गया और लगातार इनको अभी इनका जो कार्यकाल है वो अभी पेंडिंग में रखा गया। देखने वाली बात है कि अगर इनको कितनी जल्दी कार्यकाल मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा, जिन्होंने बताया कि आधी रात नौकरशाही में हलचल हुई है, जहां लखनऊ में 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें कई ऐसे अधिकारियों के कार्य को देखते हुए उनके पदों में बढ़ोतरी की गई है, और वहीं कुछ एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके अभी स्टैंड बाय पे रखा गया है, जिनके अभी तक कोई भी पद नहीं दिया गया है। और अब अगली खबर हापुड़ से है, जहां टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों की गुंडाई देखने मिली है, जहां पे कार सवार गुंडों ने टोल कर्मचारी के साथ
मारपीट की है। जब टोल से गाड़ी निकालने को लेकर यह विवाद हुआ था, जब गुंडों ने टोल बूथ में घुसकर कर्मचारी से मारपीट की है। जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी घटना, जहां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के छिज्जारसी टोल का ये मामला बताया जा रहा है। खबर हापुड़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर गुंडों की गुंडाई देखने को मिली है। जहां टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों की गुंडाई देखने को मिली है, जहां कार सवार गुंडों ने टोल कर्मचारी के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि टोल से गाड़ी निकालने को लेकर यह विवाद हुआ था, जहां गुंडों ने टोल बूथ में घुसकर कर्मचारियों को पीटा है। और उसी के साथ आपको यह भी बता दें, यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और यह पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के छिज्जारसी टोल का बताया जा रहा है। और अब अगली खबर भी हापुड़ से है, जहां कार सवारों द्वारा स्टंटबाजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जहां पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें यातायात पुलिस ने कार का 18,500 रुपए का चालान किया है। और यह पूरा मामला थाना सिंबावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हापुड़ से दिखाई जा रही है, जहां पर कार सवारों द्वारा स्टंटबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसको लेकर बता दें कि यातायात पुलिस ने कार का 18,500 रुपए का चालान किया है। और यह पूरा मामला थाना सिंबावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। और अब अगली खबर पीलीभीत से है, जहां सड़क पर बनाया गया है इस्राइल का झंडा। जब मामले की सूचना पर पहुंची है पुलिस और उन्होंने मौके पर नगरपालिका की टीम बुलाकर झंडे को सफेद पेंट से पुतवाया है। दरअसल पीलीभीत की सदर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस को जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 8 में किसी ने सड़क पर इजराइल का झंडा बना दिया है। जिसके बाद आनन फानन में सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और नगरपालिका टीम को बुलाकर सड़क पर बने झंडे को सफेद पेंट से पुतवाया है। वहीं 2 मस्जिद और एक मदरसे के साथ छोटी मार्केट क्षेत्र में स्थित मस्जिद के बाहर इजराइल के उत्पादकों के बहिष्कार का पोस्टर भी लगा था। वहां यह भी पहुंचकर पुलिस ने पोस्टर को हटाया है और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है और बाद में सफाई देने पर उन्हें छोड़ दिया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि यह पोस्टर किसने लगाया है और झंडा किसने बनाया है। फिलहाल पुलिस मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पोस्टर लगाने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि पीलीभीत से अजीब घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब इस्राइल फिलिस्तीनी संघर्ष के कारण दुनिया भर में इजरायली उत्पादों का विरोध हो रहा है, जहां कई जगह पर लोग इजरायली उत्पादों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। वाली से नगर पालिका को फोन गया कि यहाँ पर झंडा बनाया गया है, यहाँ झंडा को पुतवाना है। तो इजराइल का झंडा बना हुआ था, पता नहीं किसने बनवाया। यहाँ पर पुलिस जो है जांच कर रही है। अब क्या हुआ, क्या कर रहे हो? पूछताछ चल रही है, उसको व्हाइट पेंट से पुतवा दिया गया। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि शतरंज के खेल में एक छोटा प्यादा भी एक शक्तिशाली वजीर को मात दे सकता है। और यह मुहावरा भारतीय राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति पर एकदम सटीक बैठता है। जब भी चुनावी मौसम आता है, बड़े बड़े दलों की निगाहें छोटे क्षेत्रीय दलों पर टिक जाती है। वजह साफ है कि इन्हीं प्यादों के बदौलत सरकारें बनती और गिरती हैं। लेकिन यही वह अवसर भी होता है जब क्षेत्रीय दल के भाव बढ़ जाते हैं। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी माहौल अभी से गर्म होता जा रहा है। वहीं एक तरफ महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वामपंथी दल शामिल है, जहां दूसरी ओर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है।
बिहार की राजधानी हमेशा काफी दिलचस्प रही है। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय नेताओं की पकड़ और विकास का मुद्दा सब कुछ चुनावी समीकरण तय करते हैं और यहीं पर छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वह वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी हो या एचएएम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और इनके पास भले ही ज्यादा सीटें ना हो, लेकिन सही समय पर गठबंधन का हिस्सा बनकर ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं। वहीं 2020 में चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह छोटे दलों ने बड़े गठबंधन की रणनीति को प्रभावित किया था। वहीं 2025 के चुनाव में भी यही तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, जहां हर पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है, लेकिन तय नहीं है कि बाजी कौन मारेगा, वजीर या प्यादा। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पटना में हो रही बैठक में यह तय किया जा रहा है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यदि इस बंटवारे में कोई असहमति हुई तो राजद अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इस प्रकार था, क्योंकि पिछली बार सहमति के अनुसार सीट बंटवारे के तहत आरजेडी को 144 सीट और कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई थी, तो वहीं सीपीआई को 6 सीटें और सीपीएम को 4 सीटें दी गई थी। इस बंटवारे के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, जबकि राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसने 75 सीट पर जीत हासिल की थी। यह अलग बात है कि राज्य सरकार नहीं बना पाई थी। इस आधार पर देखें तो महागठबंधन की लोकल पार्टियां ही बेहतर रिजल्ट देने में सफल रही थी। अब आगामी चुनाव में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। यदि इस बार सीटों का बंटवारा संतुलित नहीं हुआ तो राजद अपनी ताकत का एहसास कराते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस सियासी समीकरण में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि महागठबंधन में सीटों का संतुलित बंटवारा नहीं हुआ तो ये छोटे दल चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आगामी चुनावी रणनीतियां और गठबंधन की दिशा पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों के बंटवारे में जेडीयू ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बंटवारे के तहत जेडीयू ने अपनी 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम को दी, जबकि बीजेपी ने अपनी 9 सीटें विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को दी थी। इस गठबंधन ने कुल 243 में से 125 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, एचएएम को 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर जोर देगी। यदि सीटों का संतुलित बंटवारा नहीं हुआ तो ये छोटे दल चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आगामी चुनावी रणनीतियां और गठबंधन की दिशा पर सभी की नजरें रहेंगी। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनावों में इन दलों की सीटें भले ही कम हो, लेकिन ये दल गठबंधन सरकारों के गठन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए 2020 के चुनाव में छोटे दलों ने गठबंधन की रणनीति को प्रभावित किया था। इसलिए बिहार की राजनीति में छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दलों के समर्थन से ही बड़ी पार्टियां सरकार बना पाती हैं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में इन दलों के रुख पर भी सभी की नजरें रहेंगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पटना में हो रही बैठक में यह तय किया जा रहा है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यदि इस बंटवारे में कोई असहमति हुई तो राजद अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर सकती है।
उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।